कहानी स्टार्ट होता है और हमें स्वॉर्ड वर्ल्ड दिखाया जाता है, मतलब कि तलवार की दुनिया को, जहाँ पावरफुल डीमन जाओलिन कुछ लोगों के साथ युद्ध कर रहा होता है। वो उन्हें बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है निग्न की। निग्न जो कि डीमन जाओलिन की ही शिष्य होती है, वो अपने गुरु जाओलिन पे ही हमला करती है और बहुत सारी शक्तियों के साथ कुछ पावरफुल जहर भी अपने गुरु जाओलिन के अंदर डाल देती है, जिस वजह से डीमन जाओलिन धीरे धीरे तड़पने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निग्न से कहता है कि मैंने तुम्हें, अगर 300 साल पहले मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाकर तुम्हें सारी चीजें सिखाई नहीं होती तो तुम इस समय तक किसी सड़क के किनारे भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई होती। मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन तुम तो मुझे डायरेक्ट जान से मारने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर निग्न कहती है कि माना कि तुमने मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे सारी चीजें सिखाई भी, लेकिन फिर भी तुम एक राक्षस हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारी सारी चीजें सीख रही थी, ताकि एक दिन ऐसा है जिस दिन मैं तुम्हें जान से मार सकूं, क्योंकि तुम एक डीमन हो और तुमने इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा राज कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारा समय खत्म होता है। ऐसा कहने के बाद वो अपने साथियों से डीमन पे हमला करने के लिए कहती है और कहती है कि जल्दी से इस पे हमला करो ताकि इसका खेल आज ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जैसे ही वो लोग जाओलिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जाओलिन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जाते टाइम वो निग्न से कहता है कि इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, तुम याद रखना मैं वापस आऊंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। निग्न अपने गुरु को इस तरीके से भागते हुए देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम वापस नहीं लौटोगे, क्योंकि मेरा जहर तुम्हें जान से मार डालेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जाओलिन यहाँ से भागने में कामयाब रहता है, साथ ही वो अपने आप को बचाने के लिए तलवार के कब्र में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो एक तलवार के अंदर अपनी आत्मा को कैद कर लेता है ताकि उसे कोई भी ढूंढ न पाए और समय आने पे वो अपने आप को ठीक कर सके। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे 1000 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन एक लड़की भागते हुए उस कब्र के पास आती है, क्योंकि उसे 2 लड़के जान से मारना चाहते थे और इस लड़की का नाम शाओ बे होता है, जो कि सू फैमिली की बड़ी बेटी होती है और वो इन दोनों से बचने के लिए इनके साथ तलवारबाजी करती है। लेकिन शाओ बे तलवारबाजी में उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो इनसे हार जाती है और इसे चोट भी लग जाती है और इसके खून के कुछ कतरे उसी तलवार पे जा गिरते हैं जिसके अंदर जाओलिन छुपा हुआ था। जब शाओ बे हार जाती है तब वो इन दोनों से पूछती है कि बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया है। तब ये दोनों उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन किंग बे चाहती है कि तुम मर जाओ और इसलिए हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने हमें काफी अच्छी रकम दी है। ये सुनकर शाओ बे हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर वो मेरी बहन है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने हमें पैसे दिए हैं, इसलिए हम तो तुम्हें जान से मार कर ही रहेंगे। इतना कहने के बाद जैसे वो उसे मारने वाले होते हैं तभी दूसरा साथी उसे रोक देता है और कहता है कि माना कि ये कुछ ही देर के अंदर मरने वाली है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो इसके साथ मजे कर लेते हैं और उसके बाद इसे जान से मार देंगे, किसी को इसके बारे में क्या ही पता चलेगा। ये सुनकर शाओ बे डरने लगती है और उनसे बचने की भीख मांगती है, लेकिन ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा कमीने होते हैं। वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं और साथ ही उसे थप्पड़ भी मारते हैं। शाओ बे उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो 2 लड़कों के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है। वो अंदर से टूटने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आती है। वो कहता है कि तलवार उठाओ और जान से मार डालो। ये सुनकर वो पास वाले तलवार को अपने हाथ से पकड़ती है, जो कि सेम वही तलवार होता है, लेकिन जैसे वो उस तलवार को पकड़ती है अचानक से मौसम में कुछ बदलाव होता है। तब जाओलिन कहता है कि सही समय है, उन दोनों को मार डालो। ये सुनकर शाओ बे कहती है कि मैं किसी को जान से नहीं मार सकती हूँ। ये सुनकर जाओलिन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि जो लोग भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करें, उन्हें मारने से पहले तुम एक बार भी मत सोचना। तभी फिर से ये दोनों शाओ बे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शाओ बे इसमें पूरी मोटिवेट होती है और वो उस तलवार को लेकर एक ही पल में उन दोनों को एक ही बार में जान से मार डालती है। पहली बार उसने किसी की जान ली थी, इसलिए वो थोड़ी सी घबराई होती है, लेकिन साथ में वो खुश भी होती है, क्योंकि शाओ बे के साथ ये पहली बार था जब उसने तलवार का यूज किया और एक ही बार में उसने 2 लोगों की जान ली हो। वो कहती है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया था। तभी जाओलिन उसे कहता है कि लगता है कि तुम 18 साल के आसपास की होगी और तुमने तलवारबाजी में ज्यादा स्थान भी हासिल नहीं किए होंगे। ये सुनकर शाओ बे कहती है कि ये मैंने पहली बार देखा है जब कोई तलवार मुझसे बात कर रही है, आखिर तुम कैसे मुझसे बात कर रहे हो। तभी वो तलवार के अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो जाने के बाद पहली बार जाओलिन से मिलती है और वो उसे पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तब जाओलिन उसे बताता है कि तुम तलवार के अंदर हो। शाओ बे कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा तलवार नहीं देखा। तब जाओलिन उसे कहता है कि मैं वो तलवार हूँ जिसे तुमने अपने खून से जगाया है। फिर शाओ बे उसे पूछती है कि तो फिर तुम इस तलवार के अंदर कैसे आ गए। तब जाओलिन उसे उसका आंसर नहीं देता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया, तुम कितने साल की हो और तलवारबाजी में तुम्हारा स्थान क्या है। ये सुनकर शाओ बे अपनी उम्र बताती है, जो कि 18 होती है, और साथ ही वो अपनी स्थान भी बताती है, जो कि काफी कम होती है। ये सुनकर जाओलिन उससे कहता है कि आज से तलवार चलाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर शाओ बे खुश हो जाती है, लेकिन जाओलिन उससे कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। शाओ बे पूछती है कि बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तब जाओलिन उससे कहता है कि तुम्हें किसी को मारना होगा, तुम्हें किसी को मारना होगा। ये सुनकर शाओ बे डरते हुए पूछती है कि आखिर मुझे ये क्यों करना होगा। तब
जाओलिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि मेरे आत्मा और मेरी शक्ति को बनाए रखने के लिए मुझे खून की आवश्यकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो तुम्हारे हाथ में तलवार है वो एक आम तलवार बन जाएगी, जिससे तुम अपनी रक्षा तो कभी भी नहीं कर पाओगी और मेरा भी अंत हो जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर जल रही नफरत की भावना को महसूस कर सकता हूँ। मैंने सुना भी था कि तुम्हारी बहन तुम्हें जान से मारना चाहती है, तो बोलो क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहोगी? ये सुनकर साओबे कहती है कि मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और मैं आपकी शिष्य भी बनना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो उनके सामने झुक जाती है। फिर वो तलवार से अचानक से बाहर आ जाती है। ये देखकर वो अपने मास्टर से पूछने लगती है कि मास्टर, मैं अचानक से तलवार से कैसे बाहर आ गई, मैं कैसे बाहर आ गई? तब जाओलिन उसे अपने आप को मास्टर बोलने से मना करता है और कहता है कि मुझे फ्यूचर में कभी भी मास्टर मत बोलना। ये सुनकर साओबे उसे कहती है कि आप मुझे तलवार चलाना सिखा रहे हो तो मैं आपको मास्टर क्यों नहीं कह सकती हूँ। तब वो उसे साफ साफ कहने से मना कर देता है। इसके बाद साओबे उस तलवार के कवर को ढूंढती है और उसके बाद वो अपने बहन से बदला लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम साओबे के पिता को देखते हैं, जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि साओबे के घर से चले जाने के बाद उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर किंगबे ने बहुत ही ज्यादा घटिया चाल चली होती है। खुद ही साओबे को जान से मारने के लिए उसे घर से बाहर भेजते हैं, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि साओबे अब मर चुकी है तब वो उसके पिता के सामने नाटक करते हैं और कहते हैं कि साओबे ने हमारे कबीले का पूरा खजाना लेकर किसी लड़की के साथ भाग गई है। ये बात सुनकर तो साओबे के पिता को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी बेटी से नफरत करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस लड़की के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ थोड़े से खजाने और एक लड़के के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं यहाँ उसकी जिंदगी स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वो तियानजियान संप्रदाय की एक शिष्य बन जाए, जिसका चुनाव भी कुछ ही दिन के अंदर होने वाला है। मैं बस चाहता हूँ कि वो वहाँ के शिष्य बन जाए ताकि उसके साथ हमारे कबीले की भी जिंदगी सुधर जाए, लेकिन वो तो पागलों की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आखिर मैं उसका क्या करूँ? ये सुनकर किंगबे अपने पिता के पास जाती है और साओबे की जगह लेने की कोशिश करती है और कहती है कि पिताजी, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं तियानजियान मैन संप्रदाय के शिष्य बनने की कोशिश कर सकती हूँ। ये सुनकर किंगबे की माँ उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि हमारी बेटी 9वें स्थान की तलवारबाज है, अगर आप चाहो तो ये उसमें हिस्सा ले सकती है। ये सुनकर वो किंगबे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में ये कर सकती हो? अगर तुम ये सच में कर लेती हो तो तुम ट्रायंगल स्वॉर्ड इमोर्टल की एक सदस्य बन जाओगी और तुम अमर हो जाओ। आप भूलो मत, आपकी 2 बेटियां हैं। अगर आपकी बड़ी बेटी आपके सपने को पूरा नहीं कर सकती है तो आपकी छोटी बेटी अभी भी जिंदा है, वो आपके सपने को पूरा जरूर करेगी। तुम कड़ी मेहनत करना और जितना मुझसे हो सके उतना मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं साओबे को हमेशा उस जगह पे देखना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसके चले जाने के बाद मैंने साओबे को बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया, उसे जो चाहिए था वो दिया, लेकिन इस तरीके से उसने मेरा अपमान किया है कि मैं उसे अब नफरत करने लगा हूँ। अगर वो दोबारा घर आती है तो मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर किंगबे अपने मन में कहने लगती है कि वो जिंदा होगी तब ना दोबारा घर आएगी। बट तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है साओबे की, जो कि यहाँ पे आते हुए कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे पैरों को तोड़ने की। किंगबे जब साओबे को जिंदा देखती है तब वो शॉक्ड हो जाती है और उसके पास अगर पूछती है कि तुम यहाँ, साओबे कहती है कि तो तुमने क्या सोचा मैं अब तक मर गई होंगी। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे विद्रोही कहते हैं। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किंगबे की सच्चाई सामने रखती है और बताती है कि किस तरीके से उसकी बहन ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन उसके डैड उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है और साथ ही उसकी मॉम भी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि बेशरम औरत, एक तो हमारे कबीले का पूरा खजाना लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई और यहाँ पे आने के बाद मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। साओबे चीख चीख कर अपनी सच्चाई बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। किंगबे तो अपने पिता के सामने ये कहने लगती है कि शायद बहन मुझे मानती नहीं है और मुझसे नफरत करती है, इसीलिए शायद वो मेरे साथ ये सारी चीजें कर रही हैं। साओबे अपने आप को साबित कर करके थक जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। और तभी जाओलिन से बात करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो इन्हें जान से मार सकती हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साओबे अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उस पर लालचन लगाने लगती है कि देखो ये हमें मारने की कोशिश कर रही है। इस बात से पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम सब एक परिवार हो और मुझे सिर्फ इस परिवार से निकालना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, इसीलिए मैं इस परिवार से अपने रिश्ते को तोड़ती हूँ। इतना कहने के बाद वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पिता किंगबे से कहते हैं कि देखो आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्च किया है, तुम्हें वो आराम दिया है जो तुम्हें चाहिए, इसलिए बदले में मुझे तुमसे ये चाहिए कि तुम तियानजियान संप्रदाय की एक स्टूडेंट बन जाओ। ये सुनकर किंगबे कहते हैं कि पिता आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ किसी से जरूर बनूंगी। आगे हम साओबे को देखते हैं, वो वहाँ से जैसे निकलती है जाओलिन उसे कहता है कि इस तरीके से तुम मुझे मार डालोगी, अगर तुम इतनी देरी से मुझे खून दोगी तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर साओबे कहती है कि गुरु से मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन वो मेरा परिवार था इसलिए मैं उसे जान से नहीं मार सकती थी। जाओलिन कहता है कि देखो अगर तुम मुझे खून देती हो तो मैं तुम्हें और भी तरीके की मदद दे सकता हूँ, इसलिए ध्यान देना। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियानजियान मैन संप्रदाय के स्टूडेंट का चुनाव होने वाला था,
इसलिए यहाँ पे आज काफी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। साओ बे भी यहाँ पे आती है। जैसे ही उसके सीनियर्स लुई और होंग उसे देखते हैं वो उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि माना कि इसे घर से निकाल दिया गया है, लेकिन देखने में ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जो कि ये बातें सुनकर तो किंग बे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपने सीनियर्स को ऐसा करने से रोकती है। सुनकर लुई से कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है कि हम तुम्हारी बहन की तारीफ कर रहे हैं, वो सुंदर है, वैसे माना कि तुम भी सुंदर हो लेकिन उससे कम हो। ये सुनकर तो किंग बे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाती है। तभी यहाँ पे इनके गुरु की एंट्री होती है जिसका नाम गुई ज़ेन होता है। जैसे ही जाओ लिन उसे देखता है वो उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरा शिष्य है, इसे सबक सिखाने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। गुई ज़ेन सभी को इस परीक्षा के बारे में बताता है और कहता है कि तियानजियानमेन संप्रदाय के शिक्षक बनना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अगर आप यहाँ के शिक्षक बनते हो तो आगे जाकर फैंगलिन स्वॉर्ड इमोर्टल में आपका स्थान बन सकता है, इसलिए सभी लोग ध्यान से खेलना। इसके बाद वो परीक्षा की सारे डिटेल्स उन्हें बताने लगता है और वो उन्हें एक तलवार दिखाता है और कहता है कि ये तलवार मेरे गुरु निग्न की है, आपको इस तलवार से जीतना होगा। इस तलवार से बहुत सारे ऊर्जा निकलेंगे जिससे आपको रोकना है। धीरे धीरे मैं इस तलवार के अंदर शक्तियाँ बढ़ाने लगूंगा। आपको इस तलवार के सामने खड़े रहने के लिए जो चाहे वो कर सकते हो, आप अपनी शक्तियों को भी बढ़ाने के लिए जो चाहे कर सकते हो। मेरे इशारों को अच्छी तरीके से समझो, अगर समझ गए तो तुम जीत जाओगे। इतना कहने के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट कर देता है। सभी लोग इस तलवार के सामने घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। तभी किंग भी अपनी बहन से कहती है कि बहन अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्थान भी छुआ है। यहाँ पे तो बड़े बड़े स्थान के लोग आए हुए हैं, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए चले जाओ वरना यहाँ से मरकर ही तुम्हें जाना होगा। साओ भी अपनी बहन की बातों पे ध्यान नहीं देती है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तलवार के अंदर से बहुत सी तेज सी ऊर्जा बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से सभी लोग उस तलवार से दूर जा रहे होते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तलवार के सामने किस तरीके से खड़े रहे। इसीलिए साओ बे भी अपने गुरु जाओ लिन से मदद मांगने लगती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इस तलवार के सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ। जाओ लिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझे खून देना होगा, तुम्हें किसी को जान से मारनी होगी। ये सुनकर साओ बे कहती है कि मैं इस तरीके से अपने सहपाठियों को मतलब कि क्लासमेट को जान से नहीं मार सकती हूँ। तब जाओ लिन उसे कहता है कि तुमने अपने टीचर के इशारे को समझा नहीं, तुमने उसे सुना नहीं कि उसने क्या कहा था। देखना थोड़ी देर के अंदर तुम्हारे सभी क्लासमेट्स एक दूसरे को ही जान से मारने लगेंगे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सभी क्लासमेट्स अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को ही जान से मारना स्टार्ट करने लगते हैं। कुछ ही देर के अंदर काफी सारे क्लासमेट अपने क्लासमेट के द्वारा ही मारे जाते हैं। साओ बे किसी को जान से नहीं मार रही होती है और वो सिर्फ अपना बचाव कर रही होती है, क्योंकि वो किसी को भी जान से मारना नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरे स्टूडेंट उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं और वो अपना पूरा ताकत लगाकर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। और साओ बे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए वो जाओ लिन से मदद मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर जाओ लिन उससे कहता है कि पहले तुम्हें किसी को जान से मारना होगा। और तभी साओ बे को मौका भी मिल जाता है। साओ बे अपनी तलवार के एक ही धार से एक बार में 2 लड़कियों को खत्म कर देती है, जिससे कि जाओ लिन को शक्तियाँ मिल जाती है। और वो साओ बे से कहता है कि अब मेरे पास शक्तियाँ आ गई हैं, अब तुम सिर्फ अपनी परीक्षा पे ध्यान दो, तुम सिर्फ अपनी लड़ाई करो और मैं देखो तुम्हें किस तरीके से बचाता हूँ। तभी मास्टर गुई ज़ेन उस तलवार में और भी ज्यादा शक्तियाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ मौजूद लगभग सभी परीक्षार्थी एक एक करके हारने लगते हैं और वो अपना दम तोड़ देते हैं। इनफैक्ट जो साओ बे की बहन होती है जिसका स्थान 9वां होता है, वो भी इसमें जीत नहीं पाती है, वो भी हार जाती है। लेकिन अभी भी 2 ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो कि अभी भी डटे होते हैं, वो होते हैं साओ बे और होंग। गुरु ज़ेन जब 2 ही स्टूडेंट को इस परीक्षा को जीतते हुए देखते हैं, तब वो बाकी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सब तो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा कमजोर हो। पिछले टाइम तो मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जाम को पास करते हुए देखा था, लेकिन इस समय तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं जो अब तक टिके हुए हैं। तो चलिए हम इस परीक्षा को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमें हमारे विजेता मिल चुके हैं। गुई ज़ेन जो कि साओ बे और होंग को विजेता घोषित कर देता है, लेकिन वो कहीं न कहीं साओ बे पे शक कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि साओ बे 6वें स्थान की तलवारबाज है, तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को कैसे हैंडल कर सकती है। गुई ज़ेन के साथ किंग बे भी साओ बे पे शक करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम कैसे जीत सकती हो, तुम तो मेरे बराबर भी नहीं हो, फिर तुमने ये जीत कैसे हासिल की? क्या इसके पीछे जो तुम्हारे हाथ में तलवार है ये उस वजह से है? लेकिन तभी मास्टर गुई ज़ेन सामने आ जाते हैं और दोनों परीक्षार्थियों को उनका मोहर मींस आइडेंटिटी कार्ड उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि कल तुम दोनों को तियानजियानमेन में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद सभी अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम साओ के पिता को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस होते हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे किंग बे आती है, उसे देखकर उसके पेरेंट्स उसके पास जाते हैं और उसे परीक्षा के बारे में पूछते हैं। तब वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि वो परीक्षा में हार गई है, इसलिए वो अपनी बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे हारने का रीजन क्या है, तुम तो 9वें स्थान की स्टूडेंट हो ना, तो तुम जीत क्यों नहीं पाई? ये सुनकर किंग बे और भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और अपना सारा का सारा ब्लेम अपनी बहन साओ बे पे डाल देती है और कहती है कि उसकी वजह से मैं हार गई, मैंने उसे झूठ मूठ कर धमकाया था, लेकिन वो तो
तो मुझे ही मारने की वहाँ पे कोशिश कर रही थी, जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं हार गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि उस लड़की की इतनी ज्यादा हिम्मत, उसने मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश की, मैं उससे जरूर बदला लूंगी। पर तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है साओबे की। वो यहाँ पे आकर इनसे पूछती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझसे बदला लेने की। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्से में उससे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन साओबे उनका हाथ पकड़ लेती है। साओबे को यहाँ पे देखकर किंग बे इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पिता उसे रुक देते हैं और उसके बाद वो साओबे से पूछते हैं कि क्या तुम सच में तियानजियान मैन संप्रदाय की स्टूडेंट बन गई हो। तब साओबे अपने पिता को अपना मुहर दिखाते हुए कहती है कि अब मैं झूठी नहीं हूं ना। ये देखकर उसके पिता उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन साओबे अब अपने पिता से नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और कहती है कि मुझे आपके परिवार में शामिल होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपके परिवार में शामिल होती हूँ तो आपके परिवार का कोई न कोई मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश जरूर करेगा और ऐसा मैं अपने साथ बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपके परिवार में आने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर उसके पिता उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी देखभाल करता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचती हो। मैं तुम्हारी माँ जितना तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं देता है। ये देखकर साओबे जोर से चीखती है और कहती है कि दिखावा मत कीजिए। आप हमेशा दिखावा करते हैं कि आप माँ से और मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा झूठ है। आपने माँ से कहा था कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और इसीलिए आप माँ के लिए सारी चीजें करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ से दूर जाना चाहते हो। माँ ने अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने आप से आपको दूर जाने दिया, लेकिन आपने दूर आकर क्या किया? आपने किसी और के साथ संबंध बना लिया, जिस वजह से माँ ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। लेकिन आप सभी के सामने ऐसा दिखावा करते हो कि आप माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए आप मुझसे भी उतना ही ज्यादा प्यार करते हो, जो कि ये झूठ है। ये बात तो मैं बचपन में ही जान गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन उस दिन जिस दिन आपने मेरी बात सुने बिना मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, उसी दिन मैंने भी आपसे अपना रिश्ता तोड़ दिया था और अब मुझे आपके साथ कोई भी रिश्ता निभाने का कोई भी शौक नहीं है। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पिता अपनी दूसरी बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें एक ही काम दिया था और वो भी तुमसे सही से नहीं हुआ, अच्छा होगा कि तुम कहीं पे जाके मर जाओ। ये सुनकर तो किंग भी काफी ज्यादा डरने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे सपोर्ट करते हुए अपने पति से प्यार से बात करती है और उसे हैंडल करती है और कहती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो आपके लिए जरूर कुछ न कुछ जरूर कर देगी, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पिता जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग भी अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि पहले ही तुमने सारी चीजें बर्बाद कर दी है, अब पता नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। ये सुनकर किंग भी अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम्हें पता है ना कि उस मोहर पे किसी का नाम नहीं होता है, और अगर तुम अपनी बहन से किसी भी तरीके से उस मोहर को चुरा लेती हो तो तुम उस जगह पे जा सकती हो जहाँ पे वो जाने वाली है, और शायद इस तरीके से तुम अपने पिता का दिल जीत सकती हो। तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। ये सुनकर किंग भी कहती है कि माँ मैं इसमें आपका पूरा सपोर्ट करूंगी और मैं इस बार कामयाब होकर जरूर आऊंगी। आगे हम साओबे को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अपनी सभी चीजों को पैक कर रही होती है और काफी सैड होती है, और तभी वो तलवार के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो काफी उदास होती है, जिसे देखकर उसके मास्टर उसे पूछते हैं कि तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? क्या अभी भी जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये इस वजह से है कि तुम इतनी ज्यादा उदास हो? ये सुनकर साओबे कहती है कि मैं काफी समय से अपने पिता की सच्चाई जानती थी और उसे अपने दिल में रखा था, लेकिन अब मुझसे ये दुख और बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जब चाहे मुझे जान से मार सकते हैं। क्या वो मुझे जान से मार देंगे? ये सुनकर जाओलिन कहता है कि शायद वो तुम्हें जान से मार भी सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर वो कहती है कि तब मुझे क्या करना चाहिए? तब जाओलिन इसे समझाते हुए कहता है कि देखो जिस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम धीरे धीरे अपना स्थान बढ़ा रही हो और तुम धीरे धीरे ताकतवर हो रही है, जिस वजह से तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं वो तुम्हें चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं भी पूरी दिल से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर साओबे कहते हैं कि जैसा आप चाहो गुरुजी, मैं आपके लिए वैसा ही करूंगी। इसके बाद वो वापस से बाहर आ जाती है और चूचू को रखने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। जैसे वो देखती है कि उसकी छोटी बहन दो लोगों के साथ उसके कमरे में आती है, उसे जान से मारने के इरादे से, लेकिन साओबे उससे डरती नहीं है। वो बहुत ही आराम के साथ उससे पूछती है कि बताओ तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये सुनकर उसकी बहन उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने के लिए आई हूँ, लेकिन अगर तुम अपना मोहर मुझे दे सकती हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं अपना मोहर तो तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली में रहकर तुम सो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को जान से मार सकती हो और तुम बच जाओगी? ये सुनकर वो कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि इस घर के बड़े ही चाहते हैं कि तुम मर जाओ, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साओबे कहती है कि तुमने हमेशा मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं हर बार सोचती थी कि अगर तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगती हो तो मैं सारी चीजें भूल जाऊंगी और तुम्हारे साथ एक अच्छी बहन की तरह रहना स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन तुम हर बार गलती पे गलती की जाती रहती हो। अब मुझे भी तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो कहती है कि गुरुजी मेरी मदद करना। तभी वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और जैसे वो अपनी तलवार को बाहर निकालती है
है उसकी ताकत से ये तीनों दूर चले जाते हैं। सभी सावे की ताकत को महसूस करते हैं। ये देखकर जो लोग इसे मारने के लिए आए होते हैं वो थोड़े डरने लगते हैं और वो किंगबे से कहते हैं कि तुमने कहा था कि ये छठे स्थान की तलवारबाज है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन किंगबे उन्हें रोकती है और उन्हें डबल पैसे देती है और कहती है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें डबल पैसे दिए हैं। सावे ये देखकर कहती है कि अच्छा, मुझे मारने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, देखती हूँ कि मेरे सामने कौन टिकता है। किंगबे कहती है कि मुझे पता है कि हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए तुम पहले से और भी ज्यादा बदतमीज हो गई हो और तुम्हारे अंदर से डर भी चला गया है, जिसे मैं आज पूरी तरीके से जगाने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो लोगों को उसे मारने के लिए भेजती है। ये सुनकर ये दोनों पर्सन सावे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सावे उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाती है। दोनों को एक झटके में ही मारकर खत्म कर देती है। जैसे ही किंगबे उन दोनों को मरते हुए देखती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सावे उसे पकड़ लेती है और उसके गले पे तलवार रख देती है। ये देखकर किंगबे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और अपनी बहन से जिंदगी की भीख मांगने लगती है। वो उसके सामने घुटने पे बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने घुटने पर बैठी हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सावे उसे माफ नहीं कर रही होती है और तभी यहाँ पे इन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। ये सीन यहीं पे कट होता है और आगे हम निग्न को देखते हैं, जो कि इन हजारों सालों में पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होती है और इसके पास काफी सारी शक्तियाँ होती हैं। ये पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई होती है। इस समय तक स्वॉर्ड वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं होता है जो कि निग्न के सामने खड़े हो पाए। निग्न ने अपने पास एक सेवक को रखा होता है जिसका 80% फेस उसके गुरु से मिलता जुलता था, इसीलिए वो उस सेवक को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, जिससे कि उसे खुशी मिलती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि वो इस सेवक को परेशान करके अपने गुरु से बदला ले रही है। और वैसे भी ये सेवक बहुत ही ज्यादा डरपोक था, जैसा निग्न उसे करने के लिए और कहने के लिए करती थी वो वैसा ही करता था। ये सब यहाँ पे चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पे गुरु जैन की एंट्री होती है। वो निग्न के सामने झुकते हैं और उसे कहते हैं कि छात्रों का चुनाव मैंने कर लिया है। ये सुनकर निग्न उसे कहती है कि इस छोटी सी बात के लिए तुम यहाँ पे आए हो, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तब गुइसेन कहता है कि इस बार छात्रों का चुनाव करते टाइम मैंने छात्रों के बीच से जाओ लिन की शक्तियाँ महसूस की है। ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उठती है, जिसके गुस्से से उसका सेवक दूर जाकर खंबे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर भी निग्न अपने सेवक पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो गुइसेन से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है, मेरे गुरुजी अगर दूसरा जन्म लेकर मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पे आते भी हैं तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। पर गुइसेन फिर भी तुम सब पे ध्यान देना। इसके बाद वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और कहती है कि साथ में इसे भी लेकर जाओ, मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ क्योंकि ये मेरा खास सेवक है। ये सुनकर गुइसेन उसे अपनी शक्तियों के साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर निग्न अपने आप से कहती है कि गुरुजी, लास्ट टाइम मैंने आपकी आत्मा को छोड़ दिया था, लेकिन अगर आप मेरे सामने दोबारा आती हो तो मैं आपके शरीर और आत्मा के चिथड़े उड़ा दूंगी। सीन कट होता है और वापस से हम उसी सीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पिता आने के बाद अपनी बेटी को रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तब सावे से कहती है कि मैं इस बार इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, ये बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रही है, इसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है और अगर मैं इसे इस बार फिर से छोड़ देती हूँ तो ये मुझे मारने की फिर से दोबारा जरूर कोशिश करेगी, ये मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए मुझे इसे दंड देना ही होगा। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके हाथ को कट कर देती है। ये देखकर तो सभी चौंक जाते हैं। पिता अपनी बेटी पे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उसे मारने के लिए अपनी शक्ति का यूज करते हैं। ये देखकर साबे थोड़ी सी डरती है क्योंकि उसके पिता 12वें स्थान के तलवारबाज थे, लेकिन जैसे उसके पिता अपने पूरी शक्ति का यूज करके अपनी बेटी पे हमला करते हैं, साबे उनकी शक्ति को रोक लेती है और उन्हें चोट पहुंचा देती है। जब पिता अपने बेटी की इतनी सारी शक्तियों को महसूस करते हैं तब वो थोड़ी सी डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ कैसे आ गयी, आखिर तुम कब इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गयी। तब वो कहती है कि जब आप अपनी दूसरी बेटी से ध्यान हटाओगे तब तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। अच्छा होगा कि अब आप अपनी छोटी बेटी पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि मुझ पे। और वैसे भी मैं यहाँ से अब जाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आने वाली हूँ, और अगर आप तीनों में से किसी ने मुझे फिर से उकसाने की कोशिश की या फिर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए अपने पास रखे टेबल को अपनी तलवार से काटती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद पिता अपनी छोटी बेटी के पास आते हैं। यूँ तो पिता अपने बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन इसकी सिचुएशन को देखकर वो उसमें ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं और वो उसे ठीक करने के लिए उसे अपने साथ किसी के पास लेकर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम साबे को तियानजियानमेन संप्रदाय में देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद साबे काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि यहाँ पे आना और यहाँ का स्टूडेंट बनना किसी बड़े सपने के पूरे होने जैसा है। ये सुनकर जाओलिन यहाँ का इतिहास उसे बताने लगता है और कहता है कि तियानजियानमेन संप्रदाय को फैंगलिन स्वॉर्ड इमोर्टल की वजह से बनाया गया था ताकि
यहाँ के लोगों को शक्तिशाली के साथ साथ उन्हें अमर भी बनाया जा सके। तुम्हें पता है यहाँ पे 7 ऐसी तलवार हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। साव भी अपने गुरु से बात करते हुए जा ही रही होती है, तभी उसकी मुलाकात होंग से हो जाती है। होंग जो कि साबी को पसंद करता था, लेकिन उसे पता था कि साबी उसे पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो उसे परेशान भी करता था। और यहाँ पे भी वो उसे फिर से परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया गया है और तुम यहाँ की एक स्टूडेंट बन गई हो, जो कि काफी बड़ी बात है, लेकिन बिना किसी बैकग्राउंड सपोर्ट के तुम यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कर पाओगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हें मेरा सपोर्ट ले लेना चाहिए, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन साबे उसे दूर हो जाती है और कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, किसी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर होंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिस वजह से साबे गुस्सा हो जाती है और अपने गुरु से कहती है कि क्या मैं इसे जान से मार डालूं। तब उसके गुरु से मना करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तब तुम इसे मारना, अभी तुम्हें इससे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर साबे वहाँ पे बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम किंगबे को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, जहाँ पे आने के बाद डॉक्टर से उसे ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उसके हाथ की जांच करते हैं तब वो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती है, जो कि ये सुनकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किंगबे तो डॉक्टर के सामने घुटने टेक देती है और उनसे भीख मांगती है कि वो उन्हें ठीक कर दे। डॉक्टर जब किंगबे को इस तरीके से तड़पते हुए देखते हैं तब उन्हें मुंह आ जाता है और वो एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो किंगबे के पुराने हाथ को उससे जोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो एक मरी हुई जादूगरनी के हाथ का यूज करते हैं, जिसके अंदर काफी सारी शक्तियाँ होती हैं और वो उस हाथ को किंगबे के हाथ से जोड़ देते हैं। और आश्चर्य की बात ये होता है कि जैसे ही वो हाथ उससे जुड़ता है, धीरे धीरे उसके सारे जख्म बहुत ही तेजी से खत्म होने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें ठीक करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ये हाथ ने तुम्हें अपनाया है, तुम तो बहुत ही जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना, ये एक चुड़ैल का हाथ है जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव पावर है, जिसे तुम्हें हैंडल करना होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर तो किंगबे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे एक रास्ता मिल गया था अपनी बहन से बदला लेने का। आगे हम साबे को देखते हैं, जो कि अपनी एंट्री करने के लिए एक पर्सन से मिलती है, जो कि काफी वियर्ड पर्सन होता है और वो उसे बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पे वैसे काफी सारे छात्र आते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो कि कुछ अच्छा कर पाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद से तुम भी कुछ अच्छी चीज हासिल कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुनकर साबे उनसे पूछती है कि बताइए मैं आपको किस तरीके से खुश कर सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि हाव ने इस पर्सन को काफी सारे पैसे देने का वादा किया होता है और इसे कहा होता है कि अगर तुम साबे को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। होंग जो कि एक बड़े घर का बेटा होता है, इसलिए ये पर्सन इसकी बातों में आ जाता है और इसके बाद वो साबे के साथ ये सारी चीजें कर रहा होता है। वैसे तो साबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही इसके गुस्से को रावलिन महसूस करता है, वो साबे से कहता है कि अभी तुम अगर इसे चाहो तो मार सकती हो, क्योंकि 100 मीटर के दायरे में आसपास कोई नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे जान से मार सकती हो। ये सुनकर साबे अपने गुरु से कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो इस पर्सन से कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जैसे ये पर्सन अपने कपड़े को उतारता है, साबे तुरंत उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये पर्सन भी उस हमले को रोक लेता है। दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। पर्सन को ऐसा लग रहा होता है कि वो साबे को बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। साबे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो अपनी तलवार की मदद से इस पर्सन को जान से मार देती है, जिस वजह से जावलिन पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद सावलिन पता नहीं क्यों उस मरे हुए पर्सन के पास से एक रिंग लेती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है, लेकिन जैसे वो वहाँ से भागती है उसका सामना गुरु जैन से होता है। जैसे ही सावलिन को वो देखते हैं वो उसे रोक लेते हैं और उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो पहली बार में साबे को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो उसे पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ पे भाग क्यों रही हो। तब साबे उन्हें बताती है कि मैं नई स्टूडेंट हूँ। तब गुरु जैन उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम वो स्टूडेंट हो, वैसे मुझे कुछ खास काम से तुरंत कहीं पे जाना पड़ रहा है, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? अंदर कोई है जो कि जख्मी हालत में है, क्या उसका तुम थोड़ी देर तक ख्याल रख सकती हो? ये सुनकर साबे कहती है कि ठीक है। इसके बाद गुरु जैन वहाँ से चले जाते हैं और साबे अंदर चली जाती है। जैसे साबे अंदर जाती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बेड पे जब अपने गुरु को देखती है तब वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है गुरु जी आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी तलवार से आवाज आता है, जिसमें से गुरु जैन उससे बात करते हैं और कहते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, वो बस मेरे जैसा दिख रहा है। वैसे अब समय आ गया है कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि अब तक तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो तलवार से बाहर निकलते हैं और इस सेवक के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर साबे को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसके मास्टर इससे बात करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो ये शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये पर्सन कुछ ही देर के अंदर मर सकता है, लेकिन जब तक मैं इसके बॉडी में रहता हूँ तब तक ये जिंदा रहेगा, नहीं तो मेरे चले जाने के बाद ये मर जाएगा। तभी जावलिन महसूस करता है कि उसकी शिष्य उसके पास आ रही है। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर मेरी शिष्य मेरे पास क्यों आ रही है? सावलिन कहती है कि लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ। तब जावलिन उसे शांत करता है और तुरंत बेड पे लेट जाता है। तभी यहाँ पे निग्न गुई जैन के साथ आती है। गुई जैन निग्न के बारे में साबे को बताते हैं, तब वो उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन जब निग्न साबे को देखती है तब उसके अंदर से उसे अपने गुरु की एनर्जी महसूस होती है, इसलिए वो उसकी तलवार को उससे छीन लेती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से
से आया। तब शाओलिन उसे आधी सच्चाई बताती है और बताती है कि मेरे कबीले के पास ही तलवार की कब्र है और वहाँ से मुझे ये मिली थी। निग्न और गुइज़ेन दोनों ही इस तलवार से शाओलिन की शक्तियों को महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए निग्न इस तलवार को बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक समय था जब उसके गुरु इस तलवार में रहा करते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। जब निग्न अपनी पूरी जांच कर लेती है तब वो कहती है कि मास्टर लिन, आप कभी वापस लौट के नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा दूर भेज दिया है। ये बातें सुनकर शाओबे को अपने गुरु के लिए थोड़ा अफसोस लगता है। तभी निग्न उसकी तलवार उसे दे देती है। फिर निग्न महसूस करती है कि उसका सेवक ठीक हो गया है, इसलिए वो अपने सेवक से कहती है कि जल्दी से अगर तुम उठ के बैठ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से जान से मार डालूंगी। ये सुनकर वो उठ के बैठ जाता है। जब वो अपने सेवक को ठीक देखती है तब वो उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देती है और अकेले में उससे बात करती है, जहाँ पे वो उसे फिर से परेशान करने लगती है और कहती है कि तुम कुछ टाइम पहले ही ठीक हो गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा सेवा नहीं करना था, इसलिए तुम यहाँ पे बहाना करने के लिए छुपे थे। ये देखकर शाओलिन सेवक बनने का नाटक करता है और उसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर बनता है। इसमें निग्न अच्छे मूड में होती है, इसलिए वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हारी एक शर्त पूरी कर सकती हूँ इनाम के तौर पे। ये सुनकर तो शाओलिन को एक मौका मिल जाता है। वो निग्न से कहता है कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और यहाँ का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर निग्न उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा जबान बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है, अच्छा होगा कि तुम अपने हद में रह के बात करो, वरना मैं तुम्हें फिर से जान से मार दूंगी। ये सुनकर वो डरता नहीं, कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कभी भाग नहीं सकता हूँ, तो तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे देती हो। ये सुनकर निग्न उसकी बातों में फंस जाती है और वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की लाइफ दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। तुम 7 दिनों के बाद फिर से मेरे गुलाम बन जाओगे। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद निग्न उसे ध्यान से देखती है और अपने पास्ट की चीजों को याद करती है, जहाँ पे हम निग्न के बचपन को देखते हैं, जहाँ पे शाओलिन अपनी पहली से निग्न को कई सारी चीजें सिखा रहे होते हैं। निग्न को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी शाओलिन उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे जादुई गोलियां चाहिए। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गया है, तुम मुझसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हो, चलो इसी बात में मैं तुम्हें कुछ दे देती हूँ। इतना कहने के बाद वो 3 जादुई गोलियां निकालती है और उसे देते हुए से कहती है कि तुम्हें पता है कि आम लोग अपने पूरी जिंदगी में इसे कभी देख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इसे दे रही हूँ, क्योंकि तुमने अब तक मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। शाओलिन ने इस गोलियों को अपने शरीर के लिए मंगाया होता है, क्योंकि वो जिस शरीर में रह रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। आगे हम शाओबे को देखते हैं, जो कि अपने गुरु शाओलिन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे होंग आ जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैसे मैंने तुम्हें जितना कमजोर समझा था तुम तो उतनी नहीं हो, बड़े ही चालाकी से उस पर्सन को जान से मार डाला और वहाँ से भाग भी गई। ये सुनकर शाओबे बात को अवॉइड करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी होंग उसके पास छिपा हुआ रिंग अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पहन लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये मेरी रिंग है, मैंने ही उसे दी थी और तुम उसे मारकर उसकी रिंग लेकर भाग रही थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊं तो कोई तुम्हें यहाँ पे रहने देगा? ये सुनकर वो भी कह देती है कि जब वो लोग मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं भी सच्चाई बता दूंगी कि वो मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। तब यहाँ पे शाओलिन भी आ जाता है। शाओलिन को जब शाओबे के साथ होंग देखता है तब उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है, इसलिए वो उसे पूछता है कि ये कौन है। तब शाओलिन भी उसे पूछ लेता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर होंग को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं 9वें स्थान का तलवारबाज हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद दोनों के बीच में बाताबाती होने लगती है कि आखिर दोनों के बीच में बेस्ट कौन है। तभी यहाँ पे होंग के कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जो कि शाओलिन को नीचा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये निग्न का सेवक है, जो कि ये सुनकर तो शाओलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन शाओलिन उसे रोक लेता है। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब आगे हम शाओलिन को देखते हैं, जो कि शाओबे को उसके तलवारबाज स्थान को मतलब कि उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए उसे ट्रेन करता है और शाओबे भी अपने गुरु शाओलिन की सभी बातें मानती है और जैसे जैसे वो सिखाते हैं वैसे वैसे वो करती जाती है। काफी समय तक वो उनके कहे हुए सभी बातों को मानती है और देखते देखते वो अपना स्थान पुराने स्थान से ऊंचा कर लेती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो खुशी से अपने मास्टर को गले लगाने के लिए जाती है, लेकिन उसके मास्टर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बेसब्र लड़की हो, तुम्हें अपने मन और दिमाग पे एक साथ ध्यान देना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उससे तुम क्या सीखी हो जरा बताना। तो ये सुनकर वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेती है और कहती है कि मैं अब तक इतना सीख चुकी हूँ कि मैं दूसरों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा सकती हूँ। इसकी बेचैनी देखकर शाओलिन समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेचैन है, इसलिए वो उसकी सभी बकवासों को सुनने लगता है। शाओलिन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जिस बॉडी में वो था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। शाओबे अपने गुरु को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और सोचती है कि वो अपने गुरु को किस तरीके से ठीक करे
और तभी यहाँ पे होंग आ जाता है। होंग को देखकर वो जान से मारने के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि अगर ये मर जाएगा तो ये सच्चाई भी दब जाएगी कि मैंने किसी को जान से मारा था और साथ ही मेरे गुरु जी भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे आ जाती है। जैसे उसे होंग देखता है कि वो उसे मारने के लिए रेडी है। मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ बातचीत करके सारी चीजें ठीक करने के लिए आया था, लेकिन तुम तो मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो, तो चलो ठीक ही है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ोगे। एक तो तुम लड़की हो और ऊपर से 6वें स्थान की तलवारबाज हो और तुम्हारे साथ जो वो लड़का है वो भी देखने से काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कोई भी चीज ताकतवर लग रही है तो वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में रखी हुई तलवार लग रही है। तुम्हें मारने के बाद मैं उस तलवार को हासिल कर लूंगा। ये सुनकर साबे कहते हैं कि सिर्फ तुम बातें करती हो, अगर लड़ाई करनी है तो चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। हम कहता है कि जरा रुको, तो मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है किंगबे की। अब जब अपनी बहन के हाथों को देखती है तो उसे पूछती है कि ये क्या है। तब उसकी बहन से कहती है कि ये तुम्हारी ही कृपा है जो मेरी हाथ इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। इसके बाद तीनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। साबे अकेली होती है और ये 2 होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ अच्छे तरीके से लड़ाई कर रही होती है। लेकिन जब ये दोनों साथ में मिलकर साबे पे हमला करते हैं तब साबे उनके हमले को झेल नहीं पाती है और घायल हो जाती है। ये देखकर दोनों इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी जाओलिन अपनी शक्तियों को साबे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से साबे एक ही पल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर वो दोबारा से इनसे लड़ाई करने के लिए आगे आती है। इस बार वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो दोनों को हरा देती है और जैसे ही वो होंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि होंग के पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ होती हैं जो उसका हिफाजत कर रही होती हैं, इसलिए साबे उसे मार नहीं पाती है। इसलिए वो अपने गुरु जाओलिन से इस जादू को तोड़ने का रास्ता पूछती है। तब जाओलिन उसे रास्ता बता देता है। तब जाओलिन अपनी तलवार से अपने हाथ पे कट लगाती है और उसके बाद वो कटे हुए हाथ से उस कवच को उसके बॉडी से दूर करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो कवच होंग के बॉडी से निकलने लगता है। ये देखकर किंगबे डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। साबे उस कवच को होंग से दूर कर देती है और फिर वो उसे जान से मार देती है। जैसे वो उसे मारती है यहाँ पे होंग के दादाजी आ जाते हैं और जैसे ही होंग मरता है उसकी सारी की सारी एनर्जी जाओलिन अपने अंदर सोख लेता है, जिस वजह से वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इधर होंग के दादा ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उनका पोता मारा गया है, इसलिए वो गुस्से में साबे को भी मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस साबे को मारने की कोशिश करते हैं साबे के साथ जाओलिन को भी काफी ज्यादा चोट लग जाता है। वो फिर से दुगनी तेजी से इन पे हमला करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गुरु जैन आ जाते हैं और वो उनके हमले को रोक देते हैं और फिर वो होंग के दादाजी को रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तब दादाजी उसे बताते हैं कि इसने मेरे पोते को जान से मार डाला, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे मारने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु जैन रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरी शिष्य है, इसलिए तुम इसका बालक विवाह का नहीं कर सकती हो। पता नहीं है कि इसने तुम्हारे पोते की जान किस लिए ली है, लेकिन मुझे इसकी रक्षा करनी है क्योंकि ये मेरी शिष्य है। ये सुनकर दादाजी वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गुरु जैन उनके ही जितना ताकतवर है और इस समय अगर वो लड़ाई करते हैं तो इनकी भी जान जा सकती है। इसलिए वो साबे को कहते हैं कि इस समय मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे अकेली दिखाई दी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुरु जैन कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कारणों की वजह से तुम दोनों को बचाने के लिए आया था। एक तो इसका चेहरा और दूसरा तुम्हारा तलवार। इसका चेहरा किसी खास पर्सन से मिलता जुलता है, इसलिए मेरी गुरु ने इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, और दूसरा तुम्हारा तलवार जो कि मुझे काफी बेचैन करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को मुझे कुछ समय के लिए दे दो। ये सुनकर तो साबे हक्की बक्की बढ़ जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो इस चीज से कैसे बाहर निकले। फिर वो बहाना बनाती है और अपने गुरु जैन के सामने झूठ बोलती है और कहती है कि इस तलवार के साथ मेरा एक अलग रिश्ता बन गया है, मैं अपनी तलवार के साथ युद्ध कैसे करूंगी, मुझे इससे काफी सारी चीजें करनी है। ये सारी चीजें देखकर गुरु जैन को इस पे शक होता है और वो तलवार लेने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। लेकिन साबे भी पीछे नहीं हटती है, वो इमोशनल अटैक करती है और उसके बाद वो उनसे कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं इस तलवार को 7 दिन के बाद दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस तलवार के साथ रहने दो, क्योंकि तब तक मेरे सारे परीक्षा भी लगभग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप इस तलवार को ले सकते हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुरु जैन भी ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जाओलिन साबू से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा चालाक हो, वैसे तुमने 7 दिन का समय क्यों मांगा था। तब साबू उसे बताती है कि मैं इतना समय तुम्हारे लिए मांगी थी, क्योंकि इतने समय में तो तुम अपने आप को रिकवर कर ही लोगे और इतना समय तुम्हारे लिए काफी है। जाओलिन कहता है कि ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हो, इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम होंग के दादाजी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होते हैं। तभी यहाँ पे किंगबे आ जाती है और वो उनके साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो लोग किस तरीके से साबे को खत्म करेंगे। आगे हम निग्न को देखते हैं जो कि आराम से बैठी होती है। तभी यहाँ पे गुइसेन आता है और जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें इसे बता देता है। फिर अपने गुरु से पूछता है कि आप हमेशा मुझे उस लड़की का ध्यान रखने के लिए क्यों कहते हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें उस पर ध्यान रखने के लिए कहा है, ना कि मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। ये सुनकर गुइसेन कहता है कि मैं आपके सभी आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन मुझे वो लड़का अब सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे जान से मार देना चाहिए। सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि वो लड़का पहले से कुछ ज्यादा बदल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक
ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसे जान से मार सकते हो। मुझे पता है कि तुम उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो, लेकिन 7 दिन बाद जो करना है वो करो, क्योंकि उसने मुझसे 7 दिन लिया है। अब तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद निग्न अपने सेवक के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उस पर डाउट कर रही होती है। हम सावे को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से अपने जख्मों को पूरा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जावलिन काफी सारे जड़ी बूटियों को लेकर यहाँ पे पहुँचता है। जैसे ही जावलिन अपने गुरु को देखती है, इसे इस समय कुछ चोटें लगे होते हैं, जिसे देखकर वो अपने गुरु से पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ। तब वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए गया था और वहीं पे गिर गया था। ये सुनकर तो वो इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि गुरु मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। इसके बाद जावलिन सावो के सभी जख्मों को खत्म करने के लिए और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक ऐसा पानी तैयार करता है जिसमें सावो अगर थोड़ी सी भी गलती करती है तो उसकी जान जा सकती है। सारी चीजें तैयार करने के बाद जावलिन सावो को उस पानी में उतरने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। ये सुनकर तो वो थोड़ी सी शर्माती है, लेकिन फिर वो कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है और जावलिन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है। इसके बाद जावलिन उसके शरीर पे कुछ सुइयां भी चुभाता है और कहता है कि इसी तरह तुम्हें पानी में काफी देर रहना होगा और ध्यान लगाना होगा। समय समय पे इस पानी के अंदर बहुत तरह की जड़ी बूटियां डालने लगूंगा, जिस वजह से ये पानी का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा और तुम्हें इस पानी के अंदर रखकर शांत होकर ध्यान लगाना होगा। और जावलिन ऐसा ही करती है, लेकिन धीरे धीरे पानी का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है और पानी में उबाल आने भी लगते हैं। लेकिन सावे सिर्फ अपने मास्टर के लिए ये सारी चीजें सह रही होती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि वो अपनी बॉडी का यूज करके अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता है। इसलिए सावे को इतना ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है जिससे कि वो अपनी रक्षा कर ले, साथ में उसकी भी रक्षा करे। और जावलिन कहीं न कहीं अपने गुरु को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो सारी चीजें आराम से कर रही होती है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन वो सारी चीजें सह लेती है। ये देखकर जावलिन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इस प्रक्रिया को मैंने एक बार पहले भी किया था, लेकिन जिसके साथ किया था वो ये सारी चीजें पहले ही टाइम में नहीं कर पाई थी। उसे ये सारी चीजें पूरा करने के लिए काफी समय लगा था, लेकिन ये तो एक ही बार में सारी चीजें कर दे रही है। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किताब लेता है और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम निग्न को देखते हैं जो कि काफी बेचैन होती है और अपने सेवक के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वो उसके बारे में जांच करने के लिए उसे अपने मैजिक से देखती है कि वो इस समय क्या कर रहा है। जैसे वो उसे देखती है, वो अपने पल को याद करती है कि गुरुजी उसके शक्तियों को बढ़ाने के लिए ठीक ऐसे करते हैं, इसलिए वो शॉक्ड हो जाती है और एक ही पल में उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है कि बताओ तुम कौन हो। जावलिन को तो लगता है कि वो पकड़ा गया है, लेकिन वो फिर से बहाना करता है और कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। निग्न उसे डायरेक्टली बात करी होती है, उसे पूछती है कि बताओ तुम ये सारी चीजें क्या कर रहे हो। तब वो बहाना बनाता है और कहता है कि मैं तो बस इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनकर वो कहती है कि ये विधि सिर्फ मुझे और मेरे गुरु को पता थी, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर वो उसके सामने झूठ बोलता है और कहता है कि ये सारी चीजें इस बुक में लिखी हुई है। आपको तो पता ही है कि कुछ टाइम पहले इसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए इसकी ये हालत हो गई है और इसीलिए मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से वो निग्न को अपनी बातों में फंसा लेता है और निग्न इसकी बातों पर भरोसा भी कर लेती है। इसके बाद वो जाने से पहले वो इसे एक जादुई गोली देती है और कहती है कि इसे तुम खा लेना, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी युद्ध के दौरान तुम मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान की कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम इसे खा लेना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जावलिन के सांस में सांस आती है। थोड़ी देर के बाद सावे अपना ध्यान कंप्लीट कर लेती है और उसके बॉडी के अंदर से काफी तेज रोशनी बाहर निकलती है। इसका मतलब है कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बन चुकी है। ये देखकर जावलिन भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो निग्न के दिए हुए जादुई गोली को उसे दे देता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है, इससे खाने से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और गोली को ले लेती है, लेकिन तभी अचानक से जावलिन की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर वो उसे बेड पे लिटा देती है। जावलिन इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होता है, इसलिए वो कुछ समय तक सोना चाहता था, इसलिए साबो उसे सुला देती है और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है उसका सामना निग्न से हो जाता है। निग्न जो कि सावे से अब बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सेवक को वो इतनी ज्यादा परेशान करती है वो किसी का देखभाल कर सकता है। और इससे निग्न को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि बताओ तुम दोनों का रिश्ता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा खास बन गई हो, इसलिए जिस गोली को मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसे दिया था उस गोली को भी उसने तुम्हें दे दिया। ये सुनकर सावे उसके सामने नाटक करने लगती है और कहती है कि हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, शायद उसने वो गोली मुझे इसलिए दी होगी क्योंकि मैंने उसकी कुछ टाइम पहले जान बचाई थी। आप जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निग्न उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है, वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से परेशान करती है। सावे इस समय उसकी सभी परेशानियों को झेलती है, क्योंकि उसे अपने मास्टर का बदला लेना था, इसलिए वो उसके सामने झुकी रहती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि सही समय आने पे वो निग्न से अपने गुरु का बदला जरूर लेगी। अगले सीन में हम सावो के पिता को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए संप्रदाय में आते हैं और वो उसके साथ रिश्ता जोड़ने और घर वापस आने की बात करते हैं। ये सुनकर सावो उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं एक ही शर्त पे घर वापस आऊंगी, जब आप अपनी वाइफ और अपनी बेटी को उस घर से और अपने परिवार से बाहर निकाल दोगे। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ठीक है। ये सुनकर तो वो थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है,
है, लेकिन तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी को तुमसे मिलाने के लिए आया हूँ। और फिर वहाँ पे एंट्री होती है लू की। एक्चुअली में लू और इसके डैड के बीच में ये बातें डिस्कस की गई होती है कि अगर साबो के पिता लू की शादी उससे करा देते हैं क्योंकि वो उसे पसंद करता है, तो वो उसे अपने कबीले का सपोर्ट देगा क्योंकि इसका कबीला भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इसके डैड इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी बेटी से इसके साथ शादी करने की बात करते हैं। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने जैसा अपने पिता के बारे में सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही है। फिर वो अपने पिता से कहती है कि मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि सच में आप मुझसे प्यार करते हो और मेरे बारे में पहली बार सोच रहे हो, लेकिन इसमें भी आपका चाल निकला। मुझे आपके लिए किसी से भी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो उस लड़के को भी रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसे रोकता है और कहता है कि माना कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करके यहाँ से चली जाओ। सावलिन कहती है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर लू कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तुम्हारा सूरत ही सिर्फ अच्छा है, तुम्हारी सीरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है जावलिन की। जावलिन यहाँ पे आने के बाद साबो के साथ काफी क्लोज होता है और वो उसे कहता है कि तुम कल रात मुझे बिस्तर पे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी। ये सुनकर तो ये दोनों कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। लू जो कि देखता है कि साबे एक आम पर्सन को पसंद कर रही है, उसे नकार करते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी इंसल्ट करने लगता है, इसलिए साबे उस पर गुस्सा हो जाती है और तलवार तान देती है। ये देखकर इससे भी गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहती हो तो चलो ठीक है, और दोनों के बीच में थोड़ी देर के अंदर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लू जो कि साबे को एक कमजोर स्टूडेंट समझ रहा होता है वो गलत साबित होता है, क्योंकि साबे इस समय तक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गई होती है। वो उसे एक पल में ही हरा देती है। ये देखकर तो उसके पिता काफी ज्यादा अपनी बेटी से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गई, लेकिन वो अपने पिता का जवाब नहीं देती है। वो जावलिन के पास जाती है और कहती है कि गुरु मैंने कैसा किया। तब जावलिन कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। गुरु नाम सुनकर साबे के पिता भी इसे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आप ही हो जिसने ये सारी चीजें इसे सिखाई है। तब वो हाँ कहता है, इसलिए पिता भी इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी स्टेप मदर दो लोगों के साथ उसे जान से मारने के लिए आती है और कहती है कि मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी, लेकिन बीच में साबे के पिता जाते हैं और उसे रोक देते हैं। इसके बाद साबे वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम साबे को देखते हैं। उसका पहली बार सामना उसके सीनियर से होता है। यहाँ पे सभी सीनियर्स आए होते हैं क्योंकि इन सभी का आज एक साथ परीक्षा होने वाला था और साबे भी इस परीक्षा में शामिल थी। लेकिन जब ये सारे लोग उसे देखते हैं तब वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन साबे इन्हें कोई भी आंसर नहीं देती है। वो उनसे दूर जा रही होती है, लेकिन तभी इनमें से एक पर्सन सावलिन को रोककर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर साबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर तलवार तान देती है। सीनियर भी शांत नहीं रहता है, वो भी उसके साथ युद्ध करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी दूसरा सीनियर दोनों को रुकता है और शांत करता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे मास्टर गुइसेन की एंट्री होती है। वो यहाँ पे आने के बाद सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा का नियम बताता है और उसके बाद कुछ ही देर के अंदर परीक्षा स्टार्ट भी हो जाता है, जहाँ पे एक सीनियर आगे बढ़ता है और सबको लड़ने की चेतावनी देता है। ये देखकर साबे जैसे उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और वो उस सीनियर के साथ युद्ध करने लगती है। इसमें किंग भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई होती है हॉन्ग के दादाजी की वजह से, इसलिए वो इस पर्सन को बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद किंग भी सबको चुनौती देती है लड़ाई करने के लिए, इसलिए साबे उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे आती है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर तक तो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होकर लड़ रही होती है, लेकिन अचानक से साबे और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अपनी बहन को हरा देती है। ये देखकर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और माफी मांगती है, लेकिन वो उसे खत्म कर देती है और जान से मार डालती है। ये देखकर गुरुजन काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम जीत चुकी है, इसका मतलब है कि तुम्हारा पद ऊंचा हो चुका है, अब तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। ये सुनकर वो मना करती है और कहती है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ लड़ना चाहती हूँ। तब गुरुसेन भी मान जाते हैं और साबे अपने सीनियर्स के साथ युद्ध करने लगती है, जहाँ पे वो बहुत ही आसानी के साथ अपने कई सारे सीनियर्स को मारकर खत्म कर देती है और लास्ट में वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर सीनियर को मारकर खत्म कर देती है, जिस वजह से जावलिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरे अंदर इतना ज्यादा ताकत आ गया है कि मैं अपने शरीर को ठीक कर सकता हूँ। परीक्षा खत्म होता है, इसलिए जितने बचे स्टूडेंट होते हैं वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी टीचर गुइसेन साबे के पास आता है और कहता है कि वादे के मुताबिक अब मैं ये तलवार तुमसे ले सकता हूँ ना। तब साबे कहती है कि हाँ अब इस तलवार को ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे बाबेल टावर देखना है, क्या आप मुझे बाबेल टावर दिखा सकते हो। तब वो कहता है कि ठीक है चलो, और फिर वो तीनों बाबेल टावर के पास जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद गुइसेन बताता है कि ये डीमन का टावर है, जहाँ पे जाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकती हो, लेकिन इसकी खास बात ये है कि जब तक मैं इसे खोलूंगा नहीं तब तक तुम अंदर नहीं जा सकती हो। अगर तुम इस तलवार को मुझे देती हो तो मैं सील को खोल दूंगा और तुम अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकती हो। लेकिन तभी जावलिन अपनी शक्तियों से उस टावर के सील को ओपन कर देता है और साबे उस तलवार को लेकर उस टावर के अंदर चली जाती है। ये देखकर गुइसेन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक ही बार में अपनी पूरी शक्तियां लगाकर जावलिन पे हमला करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे निग्न आती है जो कि उसे बचाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। गुइसेन कहता है कि तुमने कहा था कि
कि मैं जब चाहूँ इसे जान से मार सकता हूँ, तो मैंने इसे जान से मार दिया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे जान से मारने की, और वैसे भी मैंने तो इसे जादुई गोलियां दी थी खाने के लिए, उसे खाने के बाद भी तुम इसे कैसे मार सकती हो? तुम्हारी शक्तियाँ इतनी ज्यादा पावरफुल कब से हो गई? तभी जावलिन अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर निक ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी गुइसन उसे कहता है कि जब तुम इसके पीछे पड़ी रहती थी, इसे अपने सेवा करा रही थी, तो तब मैं अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। ऐसे मैं तुम्हें अकेला धोखा नहीं दे रहा हूँ, कुछ और लोग भी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। तभी यहाँ पे इनके सभी टीम की एंट्री हो जाती है, जिन्होंने सभी साथ में मिलकर जावलिन को फर्स्ट टाइम मारने की कोशिश की थी। और अब ये सारे मिलकर निग्न को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निग्न अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है, और अगर ये लोग इसे मार देते हैं तब इसकी शक्तियाँ इन लोगों के अंदर आ जाएगी। और अब ये सभी मिलकर निग्न को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके सामने ज्यादातर टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए वो तीनों अपनी शक्तियों को मिलाकर उस पे हमला करते हैं, जिस वजह से निग्न की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर निग्न अपने अंदर छुपाए हुए कुछ मैजिक को बाहर निकालती है, जो कि 2 लड़कियां होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिनके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चला था, लेकिन निक ने इन्हें अपने पास कैद करके रखा था और इनकी शक्तियों को वो यूज भी नहीं करती थी, इसलिए इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है। और जब सही समय आता है तब निक ने इन दोनों की शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफर कर और भी ज्यादा शक्तिशाली होने लगती है, जिसे देखकर ये तीनों डर जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम सावे को देखते हैं, जो कि बाबेल टावर में एंटर होने के बाद अपनी शक्तियों को बढ़ाने की पूरी कोशिश करने लगती है। काफी समय तक वो अपनी शक्तियों को बढ़ा रही होती है, और तभी यहाँ पे जावलिन की आत्मा आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसे गले से लगा लेती है। इसके बाद जब वो अपनी पूरी शक्तियाँ कंप्लीट कर लेती है, तब वो वापस से अपनी दुनिया में आती है और इन सभी को इन हालत में देखती है। लेकिन गुइजन जैसे उसे देखता है, वो उस पर गुस्सा होता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साओ पे इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई होती है कि सिर्फ वो अपने हाथ के मूवमेंट से इन्हें अच्छे तरीके से सबक सिखा देती है। लेकिन जैसे उसकी नजर निग्न पर पड़ती है, दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई के बीच में गुइजन मारा जाता है। फिर निग्न अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उन दोनों लड़कियों की शक्तियाँ अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है और उन्हें खत्म कर देती है। इसके बाद वो सावे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जावलिन सावे से बात करता है और कहता है कि इस बार मुझे इसे हैंडल करने दो, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। इतना कहने के बाद वो तलवार से अपने असली रूप में बाहर आता है, जिसे देखकर तो निग्न खुश होने के साथ शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आप जिंदा हैं? जावलिन कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, तुमने मुझे मार डाला था, लेकिन मेरी सच्ची आत्मा जिंदा थी और वो उस तलवार में चली गई। जिसके बाद मैंने काफी समय तक अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसमें नाकाम रहा। लेकिन काफी समय बाद जब मुझे सावे मिली, मैं इसके सहारे धीरे धीरे ठीक होने लगा और काफी लोगों का खून पाने के बाद मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। जब वो तुम्हारा खास सेवक मरा, तभी मेरी आत्मा उसकी बॉडी में चली गई और उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, और तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो कई बार ऐसा लगा था कि तुमने मुझे पकड़ ही लिया है, लेकिन तुम नाकाम रही। सावे जब अपने गुरु को अच्छी तरीके से देखती है, तब वो काफी खुश होती है और कहती है गुरु से अब ठीक होना। तब वो उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करता है। ये देखकर निग्न को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुरु पे इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उसे फिर से जान से मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जावलिन इस बार अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है। ये देखकर निग्न उसे मार नहीं पाती है। तब जावलिन उसे कहता है कि पुराने समय में शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, जिस वजह से मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा नहीं पाया, और शायद इसी वजह से तुमने मेरे साथ ये सारी चीजें की। लेकिन मैं अपनी गलती दोहराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दूसरी बार अच्छी तरीके से समझाऊंगा अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देती हो और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हो। ये सुनकर निग्न बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी तलवार को नीचे गिरा देती है। फिर वो जावलिन के साथ गले मिल जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि अब उसे कहीं न कहीं ये विश्वास हो गया था कि उसने अपने गुरु के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था। इसलिए वो गुरु के साथ की गई सभी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन जब साओबे इन दोनों को साथ में देखती है, तब उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लगती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम जावलिन, साओबे और निग्न को एक साथ पृथ्वी पे देखते हैं, जहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी ने एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर सभी के साथ समझौता कर लिया होता है और ये तीनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा, वीडियो का एंड आप सबको कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपके अकॉर्डिंग अगर आपके गुरु भी ऐसे ही कोई डीमन होते या फिर कोई और जो आपके साथ तो बहुत अच्छा करते लेकिन लोगों के साथ बुरा करते, तो आप उनके साथ क्या करते मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।